गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है डैम्प ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का ही एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं डैम्प ऑसिलेशन। अब कुछ बच्चों का मुझे मैसेज ऐसा भी मिला है कि थोड़ा स्पीड हो रहा है लेक्चर को, तो बच्चों आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो, हमें 100 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मैं एकदम धीरे धीरे भी नहीं चल सकता हूँ। लेकिन जिस भी टॉपिक में आपको डिफिकल्टी है, मैंने पहले भी कहा, आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट। आज अपना ये हो जाएगा, कल या परसों में अपना डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, तो उस पर अपन क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे हम, बाकी के क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे, मतलब न्यूमेरिकल बढ़ा सकते हैं। आप मुझे पर्सनल मैसेज करके प्लीज़ क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप कभी भी मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएंगी। एंड रिगार्डिंग जेईई एंड नीट क्लासेस, तो काइनेमेटिक्स के क्लासेस अपने मंडे से आ जाएंगे। तो काइनेमेटिक्स से मैं शुरू करने वाला हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन से नहीं, क्योंकि वो सबको पता रहता है, तो उसके बारे में नहीं। ठीक है, चलेगा। तो आज का अपना टॉपिक है बेटा डैम्प ऑसिलेशन। आज कंप्लीट थ्योरी पार्ट है, कल अपन पूरे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे ऑसिलेशन के। परसों अपना रोटेशनल डायनामिक्स का वन शॉट आएगा, उसके बाद ऑसिलेशन का वन शॉट आएगा, फिर अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि इस संडे तक आपके ये 2 चैप्टर तो भी हो जाए। चलिए, तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं आज डैम्प ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन में हमने क्या पढ़ा बेटा, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो डैम्प ऑसिलेशन किसे कहेंगे? जैसे हमने एक पेंडुलम का ऑसिलेशन पकड़ा, अगर हमने इसे ऑसिलेट किया, यहाँ पे एयर एज ए मीडियम है, तो आफ्टर सर्टन टाइम उसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस होते जाता है। क्या होते जाता है? रिड्यूस। और कुछ देर के बाद वो रुक जाएगा। आप एक स्ट्रिंग लो, उसे बॉल पकड़ो और उसे रिलीज करो, तो ऑसिलेट होते होते कुछ समय के बाद रुक जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे रेजिस्टेंस नहीं रहा, एयर का रेजिस्टेंस नहीं रहा, वैक्यूम रहा, तो वो कंप्लीट ऑसिलेट होते रहेगा। तो ऐसा ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड समय के साथ क्या होते जाता है बेटा, डिक्रीज होते जाता है, वैसे ऑसिलेशन को हम क्या बोलेंगे? डैम्प ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे भैया? डैम्प ऑसिलेशन। अब इसका डिटेल डेरिवेशन अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया गलती से आगे चल के, तो वहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन नाम का एक सब्जेक्ट आता है, वहाँ पे आप इसका डिटेल डेरिवेशन देख सकते हो। यहाँ पे भी हमें डेरिवेशन देखना है, उसका प्रूफ नहीं देखना है, सिंपली उसकी कंडीशन क्या बनती है उसको समझना है। इस पर न्यूमेरिकल्स हमें नहीं है, कंप्लीटली थ्योरी पार्ट आएगा बोर्ड्स के हिसाब से। ओके, ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ऑसिलेशन क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन इन which amplitude decreases with time। मतलब समय के साथ एम्पलीट्यूड क्या होते जाता है? डिक्रीज होते जाता है। ऐसे इसको क्या बोलेंगे हम? डैम्प ऑसिलेशन बोलेंगे भैया। क्या बोलेंगे? डैम्प ऑसिलेशन। अभी ऑसिलेशन है या नहीं वो हमें चेक करना है, तो देखते हैं। हमने एक सिंपल फिक्स एंड लिया, इसको एक स्प्रिंग कनेक्ट करा, स्प्रिंग के साथ एक क्या कनेक्ट करा है? मास, और इस मास के साथ इसे एक हमने वेन लगाया। अब ये वेन है, तो वेन कहाँ जाएगा? फ्लूइड के अंदर जाएगा, तो फ्लूइड उसे अपोज करेगा, तो बाहर आते समय भी अपोज करेगा, नीचे जाते समय भी अपोज करेगा, तो इसके कारण ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा? रिड्यूस होगा। अब यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में? जो फोर्सेस है एक्ट होने वाले इस मास पे, वो कौन कौन से? एक तो स्प्रिंग फोर्स एक्ट होगा, Fs। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, डिफॉर्मेशन के अपोजिट रहता है, इसलिए Fs इज इक्वल टू हम क्या पढ़ते हैं? माइनस के इंटू एक्स। ये हुआ कौन सा फोर्स भैया? स्प्रिंग फोर्स हुआ। अब ये जो वेन पे आने वाला फोर्स है, इसे विस्कस फोर्स बोलो या डैम्प फोर्स बोलो, ये डैम्पिंग प्रोवाइड की हमने बाय यूजिंग दिस फ्लूइड की मदद से हमने डैम्पिंग प्रोवाइड की। अब ये समझने की कोशिश करो, अगर एक पानी भरा हुआ वेसल है, आप उसे पंच करते हो वेलोसिटी के साथ, क्या के साथ? स्पीड के साथ अगर पंच करते हो तो आपको ज़्यादा अपोज करेगा, ऐसा इम्पैक्ट आवाज आएगा। फिर वही आप धीरे से हाथ डालोगे तो इजीली हाथ जाएगा। ट्राई कर लेना, अगर पानी की बकेट है या पानी का कोई भी वेसल है, उसमें अगर आप वेलोसिटी के साथ मारते हो तो वो आपको सरफेस क्या करेगा? इम्पैक्ट करेगा और अपोज करेगा, उतना ही ज़्यादा अपोज करेगा। लेकिन आप धीरे से डालोगे तो कम। मतलब जो फोर्स वो सरफेस हमें प्रोवाइड करेगा, अपोजिंग फोर्स, जिसे हम बोलेंगे डैम्पिंग फोर्स नाम दिया यहाँ पे, तो वो स्पीड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा? स्पीड पे। तो ये जो डैम्पिंग फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी बट इज अपोजिट, तो एफ डी इज इक्वल टू हो जाता है ये माइनस बी इंटू वी। तो ये हो गया डैम्पिंग कांस्टेंट। जैसे अपने पास के है, के कौन सा कांस्टेंट था बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट था। वैसे ये कौन हो गया? डैम्पियर। तो दो ये फोर्सेस है जो एक्ट हो रहे हैं किस पे? मास पे। तो नेट फोर्स जो रहेगा एफ, ये क्या हो जाएगा? इन दोनों की एडिशन हो जाएगा भैया, एफ एस प्लस एफ डी। अब नेट फोर्स क्या रहता है अपना? मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हो गया माइनस के इंटू एक्स और ये हो गया माइनस बी इंटू वी।
तो ये इधर आ जाएंगे, तो m इंटू ए प्लस बी इंटू वी प्लस के इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है v यानी क्या होता है dx बाई डी टी, और a यानी क्या होता है भैया, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन। अगर मैं इन चीज़ों को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ तो ये क्या बनेगा, m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर m से डिवाइड कर दे तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो ये क्या बना अपना एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, जिसका सॉल्यूशन जो है वो दिया जाता है x इज इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर माइनस बी टी बाई 2m इंटू कॉस ऑफ। अब इसका डेरिवेशन है बेटा आपको आगे चल के, तो अभी नहीं याद रखने की जरूरत है। a इंटू ई टू दी पावर माइनस बी टी बाई 2m कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इसका क्या होता है भैया, सोल्यूशन होता है। क्या होता है, सोल्यूशन। तो ये जो इक्वेशन है ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कौन सा ऑसिलेशन भैया, तो डैम्प ऑसिलेशन। सिंपल सी कंडीशन है, क्या है, डैम्पिंग क्या करता है, ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को समय के साथ रिड्यूस कर। जैसे आप एक आधी चीज पे मारोगे, स्प्रिंग की चीज पे, तो वो थोड़ी देर वाइब्रेट होगा, वाइब्रेशन रिड्यूस होते जाता है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें एम्पलीट्यूड क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है विथ टाइम, उसको हम बोलेंगे डैम्प ऑसिलेशन। ठीक है, तो हमने एक स्प्रिंग मास सिस्टम कंसीडर करे जिसको एक वेन भी लगाया था। तो इस पे एक्ट होने वाले फोर्सेस कौन कौन थे, एक तो स्प्रिंग फोर्स और एक था डैम्पिंग फोर्स। तो डैम्पिंग फोर्स किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ जाएंगे उतना ज़्यादा डैम्पिंग फोर्स होगा, जितनी कम वेलोसिटी होंगी उतना डैम्पिंग फोर्स कम होगा। किसी भी चीज़ को आप लीजिए, एक आधी प्लेट लीजिए, उसको बांधिए, रॉड से कनेक्ट कीजिए और पानी के अंदर डालिए। जितना स्पीड से डालोगे उतना वो ज़्यादा अपोज करेगा, जितना धीरे से इंसर्ट करोगे वो आसानी से अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये दो फोर्सेज हैं। टोटल फोर्स क्या हो गया, एफ इक्वल टू एफ एस प्लस एफ डी हो गया। तो एफ क्या है अपने पास, मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ एस क्या था, माइनस के एक्स माइनस बी वी। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिला। ये इक्वेशन हुआ काय का, तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन ऑफ विच टाइप ऑफ ऑसिलेशन भैया, डैम्प ऑसिलेशन। किस टाइप की ऑसिलेशन, डैम्प ऑसिलेशन। अब एक्स का इक्वेशन क्या है अपने पास, ए ई टू दी पावर माइनस बी टी बाय 2m इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो गया इक्वेशन। तो इसका कहना ऐसा बनता है कि समय के साथ क्या होता जाता है बेटा, एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होते जाएगा अपना, रिड्यूस होते जाएगा। अब कर्व क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्सपोनेंशियली रिड्यूस हो रहा है। कैसे रिड्यूस होगा, एक्सपोनेंशियल। तो ये एम्पलीट्यूड जो है वो समय के साथ क्या होते जाएगा अपना, रिड्यूस होते जाएगा। समझ में आया। तो ये हुआ अपनी कंडीशन किसकी भैया, तो डैम्प ऑसिलेशन। फिर इस डैम्प ऑसिलेशन में ओमेगा की वैल्यू जो है बेटा फॉर डैम्प ऑसिलेशन हो जाती है अंडर रूट ऑफ के बाई एम माइनस बी बाई 2m का स्क्वायर। तो इसमें से टाइम पीरियड इसका बन जाता है 2 पाई बाय, यही टर्म अंडर रूट में नीचे के बाई एम माइनस बी बाय ट्वाइस एम का स्क्वायर। इसका ही फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा अपना अंडर रूट ऑफ के बाई एम माइनस बी बाय ट्वाइस एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो चलो ये हो गया टाइम पीरियड और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, डैम्प ऑसिलेशन। होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब और दो ऑसिलेशन हमें समझने हैं, जिसमें एक आता है फोर्स ऑसिलेशन, एक आता है फ्री ऑसिलेशन। और एग्जांपल जो हमें दिया है टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। दो ऑसिलेशन है, एक तो फोर्स नहीं तो फ्री ऑसिलेशन। तो देखते हैं, चलो मिटा दे इसे, सबको समझ में आ गया होगा। ये इक्वेशन ध्यान में रखना है, इस पर न्यूमेरिकल नहीं है आप लोगों को, ये सिर्फ कंडीशन ध्यान में रखनी है। चलो देखते हैं अभी फोर्स ऑसिलेशन और फ्री ऑसिलेशन क्या बस समझना ही है उसे भी। ये थियरी पार्ट है जो समझने वाला है। थियरी कहाँ से पढ़ना है, टेक्स्ट बुक से पढ़ो, किसी भी बुक से पढ़ी तो चल जाएगा। चलो चलिए बेटा देखते हैं अभी दो ऑसिलेशन हमें डिस्कस करनी है।
एक होता है भैया कौन, तो फ्री ऑसिलेशन। एक होता है भैया कौन सा, तो फोर्स्ड ऑसिलेशन। एक होता है फोर्स, एक होता है फ्री ऑसिलेशन। अब फोर्स और फ्री में फर्क क्या है, जैसे हमने पेंडुलम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पेंडुलम को मैंने अगर फ्रीली छोड़ दिया एक बार डिस्प्लेस करके, तो ये जो ऑसिलेशन कर रहा है अपने आप से, तो इस ऑसिलेशन को अपन बोल देते हैं भैया कौन सा ऑसिलेशन, तो फ्री ऑसिलेशन हो गया। कौन सा ऑसिलेशन हो गया, फ्री ऑसिलेशन। और फ्री ऑसिलेशन में हमने क्या पढ़ा है कि एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। हमने ऑलरेडी टोटल एनर्जी का इक्वेशन बनाया था और हमने क्या बोला था, टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ के ए स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, मतलब वो क्या थी, कांस्टेंट थी थ्रू आउट दी मोशन। ठीक है, अब अगर मैंने क्या किया, जैसे स्विंग होता है झूला, तो आप लोग क्या करते हो, उसे फोर्स लगाते हो मोशन करने के लिए। अपने आप मोशन करता है क्या स्विंग, नहीं करता है। तो ऐसे ऑसिलेशन जहाँ पे आपको एक्सटर्नल मीन या फोर्स की जरूरत पड़े, उसे क्या बोलोगे आप, फोर्स ऑसिलेशन बोलोगे। क्या बोलोगे, फोर्स ऑसिलेशन। अब जो फ्री ऑसिलेशन है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, तो उसे बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो हमने इक्वेशन डिराइव करा था। एफ बोलो या फिर एन बोलो, 1/2 π√G/L। तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हो गई अपनी, फ्री ऑसिलेशन की कौन सी फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई। अब फोर्स ऑसिलेशन को समझाने के लिए कंडीशन हमें एक्सप्लेन करके दी है बुक में, तो उसको समझते हैं। ये आप लोग घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक पहला बॉल है ए, फिर एक बॉल है बी, फिर से एक बॉल है सी, और फिर से एक बॉल है डी। तो ये जो ए बॉल है ये बेटा सॉलिड बॉल है, मतलब भरा हुआ है। ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। अब बात ये एक ऑब्जर्व करने वाली है कि ए और सी की लेंथ कैसी है, सेम है। ए और सी की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है बेटा, सेम है। डी की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, बी की लेंथ थोड़ी कम है। अब हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या पढ़ा है, लेंथ ज़्यादा हुई तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, बराबर। लेंथ ज़्यादा हुई तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है। ठीक है, चलेगा। अब हम क्या किया कि इस ए को हमने क्या किया, डिस्प्लेस करके इसे ऑसिलेशन दे दिया सपोज। अब ये ऑसिलेट होगा, लेकिन ये किसके साथ कनेक्टेड है, कॉमन स्ट्रिंग के साथ। अब ए क्या करेगा, अपनी कुछ एनर्जी किसे ट्रांसफर करेगा, बी को। वो भी एनर्जी आगे जाके कहा जाएंगी सी को, वैसे ही कहा जाएंगे डी को। लेकिन क्योंकि ए और सी इनकी लेंथ क्या है, सेम है, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या आएंगी, सेम। वही बी की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, और डी की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इसका मतलब जो ए की एनर्जी वो पूरी की पूरी बी को नहीं मिली, ना ही सी को मिली, नहीं डी को। यहाँ पे कम मिली, कहीं पे ज़्यादा मिली, तो ये एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर। लेकिन इसके फोर्स के कारण या फिर इसके एनर्जी के कारण कौन ऑसिलेट हुआ, बी ऑसिलेट हुआ, सी ऑसिलेट हुआ और डी ऑसिलेट हुआ। तो इन तीनों में जो ऑसिलेशन आया बेटा, वो कौन सा ऑसिलेशन हो गया अपने लिए, फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्योंकि उनको किसी और ने मेहनत की, किसी और ने एफर्ट लगाए, तब जाके उसमें ऑसिलेशन हुआ। तो इसलिए जो बी, सी और डी है, इनमें जो ऑसिलेशन हो रहा है वो कौन सा ऑसिलेशन हो रहा है भैया, तो वो हो रहा है फोर्स ऑसिलेशन। सपोज जिस कंडीशन पे ए और सी की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, उस कंडीशन को हम बोलेंगे रेजोनेंस। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। जब किसी की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, मतलब फोर्स ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं भैया कौन, तो रेजोनेंस। कौन बोलते हैं, रेजोनेंस। अब जब रेजोनेंस की कंडीशन में अगर हम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करें, तो एम्पलीट्यूड का क्या लेंगे, स्क्वायर। फिर स्क्वायर क्यों लिया सर, क्योंकि एनर्जी के इक्वेशन में क्या था भैया अपना हाफ के ए स्क्वायर। तो ऐसा ऑब्जर्व होता है कि जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाती है, फोर्स वाले की फ्रीक्वेंसी के बराबर, तो इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं हम, रेजोनेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेजोनेंस की कंडीशन बोल देते हैं।
जब फोर्स ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाए बेटा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे, फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्लियर, ठीक है क्या? दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी पार्ट विच वाज रिमेनिंग। तो सबको डैम्प ऑसिलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद फोर्स और फ्री का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। फ्री ऑसिलेशन वो होता है जब पार्टिकल खुद से ऑब्जेक्ट ऑसिलेट होता है विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, लेकिन जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाता है उसके कारण ऑसिलेशन होता है, तब उसे हम फोर्स ऑसिलेशन बोलते हैं। डैम्प ऑसिलेशन किसे कहते हैं, जब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन समय के साथ क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, उसे हम बोलते हैं डैम्प ऑसिलेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस थ्योरी ऑफ टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। अब अपना बचा है बेटा इस क्लास का एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, तो वो अपन कल के वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो पहले ये 2 वीडियो कवर कर लीजिए जिनको ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन दोनों का नाम सेम ही है। तो एसएचएम के नाम से भी सर्च करोगे तो यही टॉपिक है, ऑसिलेशन के नाम से भी करोगे तो यही टॉपिक है। अगर कोई नीट जेईई प्रिपेयर करा तो उनके लिए भी बेसिक यही रहने वाला है, बेसिक बदलेगा नहीं, इसी पे बेस पूरा ऑसिलेशन चलता है आगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। पेशेंस रख के मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि होप रिस्पांस बढ़ने ही वाला है, और बढ़ेगा भी, ज़रूरी नहीं है कि आज ही बढ़ेगा, धीरे धीरे ग्रो होगा। कुछ बच्चों को अच्छा लग रहा है, कुछ बच्चों को नहीं भी लग रहा होगा, हो सकता है, लेकिन आप जितने ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कर सको प्लीज़ शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। Wait for next video which will be exercise of oscillation. After that we will move on one short videos of rotational dynamics and oscillation both. Then we will move on next chapters. Okay, fine. Thank you.